इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू इंडियन एग्रीकोर्स चैनल। आज की क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही हेल्पफुल हैं जेआरएफ के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, नेट एग्रोनॉमी के लिए एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe my channel. So let's start the video. Here cotton is very susceptible to the 2,4-D herbicide. कॉटन क्या है? एक डाइकोट क्रॉप है, ब्रॉड लीफ क्या है? क्रॉप है। और 2,4-D क्या है? एक ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड है। ब्रॉड लीफ को मारने के लिए जो हर्बिसाइड यूज करते हैं वो क्या है? 2,4-D हर्बिसाइड हम यूज करते हैं। और 2,4-D हर्बिसाइड का जो फुल नेम है वो क्या है? 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक पहला ऐसा हर्बिसाइड है जो कमर्शियली डेवलप किया गया था। और ये हर्बिसाइड क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड है और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। ये फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट में मूव करता है बाय द जाइलम एंड बाय द फ्लोएम। और ये किस लिए जो ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए हम क्या करते हैं? इसको मेनली यूज करते हैं। जब फार्मर कोई भी नैरो लीफ क्रॉप को ग्रो करता है और उसमें ब्रॉड लीफ वीड को क्या करना है? किल करना है, तो कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वो जनरली क्या अप्लाई करता है? 2,4-D। जैसे वीट में फार्मर मोस्टली क्या अप्लाई करता है? 2,4-D। लेकिन साइड में अगर कोई भी खरीफ सीजन में कोई भी नैरो लीफ क्रॉप है, उसमें वीड कंट्रोल करने हैं और फार्मर उसमें 2,4-D अप्लाई कर देता है, तो उस टाइम पे अगर वेपर फॉर्म में अगर ड्रॉपलेट जाती हैं 2,4-D की कॉटन तक, तो कॉटन उससे क्या है? सेंसिटिव है। और कॉटन के अंदर जैसे ही कॉटन के साथ कांटेक्ट में आएगा 2,4-D, जैसे ही वो जाइलम और फ्लोएम से कॉटन में एंटर करेगा तो कॉटन में उस 2,4-D का क्या स्टार्ट हो जाता है? मेटाबॉलिज्म। और जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है तो 2,4-D से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2,4-DB के अंदर। 2,4-DB के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 2,4-D प्लांट के अंदर क्या है? एक फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड है। लेकिन अगर 2,4-DB डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं प्लांट के ऊपर, तो ये क्या है? इसके लिए फाइटोटॉक्सिक नहीं है। लेकिन अगर प्लांट के अंदर एंटर करके वहाँ पे 2,4-D से 2,4-DB के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यो कॉटन के लिए क्या है? फाइटोटॉक्सिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। और ऐसे ही कॉटन का जो प्लांट है वो विल्टिंग शो करता है और फाइनली प्लांट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और 2,4-D जो हर्बिसाइड है वो एक फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल स्टेज आती है, तो जितने भी फोटोसिंथेसिस हैं उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है सीड से। सीड में जितने भी फोटोसिंथेसिस आने होते हैं वो बिफोर फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या आ जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब फिजियोलॉजिकल स्टेज से एक आती है हार्वेस्टिंग स्टेज, तो उसके बीच में सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे 25 से 30% रहता है, ठीक है? तो जनरली कितना रहता है? 25 से 30%। बट अगर हमें उसको क्या करना? स्टोर करना उन सीड्स को फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज करने के लिए, तो हम उनको क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, उनका मॉइस्चर कंटेंट को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। अब मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए फार्मर क्या करते हैं? फील्ड के अंदर सन ड्राइंग करते हैं और कई बार क्या करते हैं कि हॉट एयर ड्राइंग भी कर देते हैं।
जैसे ही मॉइस्चर किसी किसी कोई कई बार कंडीशन क्या होती है कि जैसे हाई ह्यूमिडिटी हो या फिर रेनफॉल वाला वेदर हो, तो उस टाइम पे फार्मर क्या करता है कि डायरेक्टली उनको स्टोर कर लेता है। लेकिन जैसे ही फार्मर स्टोर करेगा तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, उनका अटैक क्या हो जाता है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और जितना ही जल्दी उनका अटैक स्टार्ट होगा और जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही फास्टली जो सीड है उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया तो जो सीड के अंदर स्टोर्ड है ऑर्गेनिक फॉर्म में फोटोसिंथेट्स, जैसे ऑयल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये सब किस में स्टार्ट हो जाएंगे, अवेलेबल फॉर्म में, जैसे इन नाइट्रोजन फॉर्म में है, फॉस्फोरस फॉर्म में है, जिससे सीड की क्या है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो फिर क्या है, कौन सी कंडीशन क्रिएट होएगी कि जो सीड की वायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो सीड का यूज है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे इसमें बताया है कि जैसे हम सीड की एज होती है, लॉन्गर स्टोरेज पीरियड होता है, तो इरिगेटेड सीड के अंदर, जैसे सभी सीड्स के अंदर पेरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं, लेकिन इरिगेटेड सीड्स में जो पेरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं वो ज़्यादा कंप्लीटली क्लैश हो जाती हैं। लेकिन जो रेन फेड वाले सीड्स होते हैं वो 10 मंथ्स तक क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल का जो क्लैश है वो क्या हो जाता है, कम रहता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट सीड का क्या होता है, कम होता है। और मोस्टली क्या होता है, जो रेन फीड क्रॉप होती हैं उनका सीड कोट भी हार्ड होता है, तो जिसकी वजह से जितनी भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, उनका अटैक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्रोकीड इज ए सीरियस स्टोरेज पेस्ट इन पल्सेस एंड ग्राउंडनट। जैसे ही हम सीड्स को स्टोर करते हैं, चाहे पल्सेस के हों या फिर ऑयल सीड क्रॉप्स के हों, तो उनमें क्या है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और वो इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर का, जो स्टोरेज रूम है वहाँ के टेम्परेचर का, वहाँ की ह्यूमिडिटी का। अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन सीड का क्या है, फास्टली स्टार्ट हो जाता है, और जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उनका फास्टली क्या होता है, अटैक होता है। ऐसे ही क्या है, जितनी भी पल्सेस हैं या फिर ग्राउंड नट है उसमें ब्रोकीड क्या है, एक सीरियस पेस्ट है जो क्या करता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कोज करता है। अब इसको जो ब्रोकीड सीरियस पेस्ट है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम 2 कंट्रोल मेजर्स यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे 3 क्रॉप्स हैं, जैसे कोकोनट है, सेसम है एंड रेप है। इन तीनों का हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट में से ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे 1 kg सीड को ट्रीट करना है तो उसके लिए हम 2 ml क्या लेंगे, ऑयल लेंगे। जैसे कोकोनट का आप ले सकते हैं या सेसमम का ले सकते हैं या आप रेप का ले सकते हैं फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल। और इसका ट्रीटमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, इस 1 kg सीड को 1 ईयर तक विदाउट एनी रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ सीड हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है, चिकपी का, कि चिकपी की विदाउट क्वालिटी रिड्यूस हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन को सप्लाई अगर कम कर देते हैं तो उसकी जो रेस्पिरेशन होती है उसमें उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या है, मरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हम एक मेथड यूज करते हैं, 3 लेयर का कोई बैग यूज करते हैं जिसमें 2 लेयर प्लास्टिक की होती हैं, और जैसे वो 2 लेयर प्लास्टिक की होती हैं तो वो जो सप्लाई है, एक्सचेंज है गैसेस का बिटवीन दी
सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड इनसाइड द बैग एक्सचेंज क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑक्सीजन का, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है इनसाइड द बैग और जो पेस्ट है, ब्रोंकिड पेस्ट है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग। हम इसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं, स्मार्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये क्या है, एकदम एक्यूरेट फार्मिंग है। इसके अंदर क्योंकि ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है। क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट क्यों है, क्योंकि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो एम है वो क्या है कि जितने भी ऑन फार्म रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका क्या करना है, एफिशिएंट यूज करना है, चाहे वो न्यूट्रिएंट का केस हो या फिर वाटर का हो, सनलाइट का हो, और अदर फैक्टर हैं जैसे वीड को कंट्रोल करना है या फिर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना है। तो इसमें क्या करते हैं, जितना भी डाटा होता है, जैसे हम क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप से डाटा ले सकते हैं, क्रॉप का ले सकते हैं, सोइल का ले सकते हैं कि सोइल में कितनी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कि किस टाइम पे हमने वाटर की एप्लीकेशन करनी है। तो इन सब चीज़ों का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अब क्या है कि जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है, जितना भी वेस्ट होता है, जैसे इसमें बोला कि अवेलेबल एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, एफिशिएंट यूज करते हैं। जैसे ही फील्ड पे स्टाफ प्रोड्यूस होता है, जैसे आजकल राइस स्ट्रा की बर्निंग है, वो क्या है, एक आजकल एक मेन पॉइंट है, मुद्दा हो रखा है कि उससे बर्निंग से क्या है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से जो एयर की क्वालिटी है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है। और क्या है ये, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जैसे ही हमने राइस स्ट्रा है उसकी हमने चॉपिंग की और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो सेलुलर लाइटिक फंजाई होती हैं उन फंजाई की एप्लीकेशन कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो उस जो डाइजेशन पीरियड होता है, डिकम्पोजिशन पीरियड होता है, वो अगर 6 महीने का है तो वो 3 महीने का या 4 महीने का ही हो जाएगा अगर हम उसमें सेलुलोलाइटिक फंजाई अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ राइस स्ट्रा हम एनिमल्स के लिए यूज करेंगे एज ए फूड, कुछ हम क्या करेंगे जो ईंटों के लिए भट्ठे होते हैं उन पे यूज करेंगे, और कुछ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने वीड कंट्रोल किया है बिटवीन दी रो, हम क्या करेंगे उसको स्प्रेड कर देंगे। कुछ का हम क्या करेंगे कि एज ए बाई कंपोस्ट बना के हम उसमें क्रॉप में अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको जैसे हमने उसका स्टबल है, राइस के स्टबल हैं, उसमें अगर हम वीट की सोइंग कर देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो हेल्प करता है। तो ये हेल्प कैसे करेगा, अगर हमने उसको एज ए स्ट्रा अगर क्रॉप में यूज किया है फॉर मल्चिंग के लिए, तो उसमें आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर डालेगा, और जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर हम सोयल को प्रोवाइड करते हैं तो वो सोयल की सप्लाइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हमने थोड़े से डोज में, अगर अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई भी किए हैं तो उसको बिलो दी रूट जोन कौन प्रिवेंट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर जो कि किस में प्रेजेंट है, सोयल में है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, तो उस टाइम पे उसमें ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमिक एसिड किसका काम करता है, अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो दूसरे पार्टिकल को साथ में चिपकाने का काम करता है। तो जो सिंगल पार्टिकल है उनको क्या कर देगा, एक दूसरे से चिपका देगा, और वो क्या बनेंगे, वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स। और जितने ज़्यादा सोयल में वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जिस भी सोयल की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो उसमें अगर सोयल में हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो फर्टिलाइज़र बिलो दी रूट जोन ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे आपने
पढ़ाई होगा कि जो नाइट्रोजन है वो क्या कर जाती है, ग्राउंड वाटर में एंटर कर जाती है। और ऐसे जो फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ सॉइल से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं और कुछ हम केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमने स्टार डाला है उसका जो न्यूट्रिएंट जो सप्लाई किए हैं उसकी कॉस्ट केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही हमने वीड के लिए एज ए मल्चिंग यूज किया है, तो क्या करेंगे, वीड कंट्रोल करने के लिए हमें हर्बिसाइड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और हर्बिसाइड अप्लाई नहीं करेंगे तो सोयल में रेजिड्यू नहीं रहेगा, और सोयल में रेजिड्यू नहीं रहा तो वो हमारी जो फूड चेन होती है उसमें एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे क्रॉप भी क्या थी, फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सी है, व्हीट एंड बार्ले। ऐसे ही फर्स्ट जो डोमेस्टिकेट किए गए थे एनिमल वो हैं सीप एंड गोट। Thank you very much everyone for watching my video.